पाकिस्तानियों, आज तो वो हो गया है जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने जब 2 सवालों के जवाब दिए तो बहुत खुल के बात कर दी है, और इसके साथ साथ क्लिप गर्दिश कर रहा है जिसमें वो कहते हैं कि वो जिस तरह मिनमिनाते हैं ना, वो उधर दूसरों को बड़ा पसंद आता है। तमाम विवाद के बीच तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, तो वहीं बांग्लादेश के पीएम की शपथ लेते ही तारिक रहमान एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी वो नहीं चाहते थे कि ये सब कुछ हो, लेकिन बाहर लोग जारी बात उनका नाम कैश करवा रहे हैं, कुछ सस्ती शोहरत के लिए, कुछ डॉलर्स के लिए, कोई अपनी इनकम के लिए। उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम बनाया है बाकी यूट्यूबर्स ने। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? दूसरी बात, डील की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं और बड़े जोरों शोर से बात की जा रही है, बड़े दावे किए जा रहे हैं अलल ऐलान के जी हम। तारिक रहमान ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। तारिक रहमान का कोई वादा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा तो वो था बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना और हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानूनी सुरक्षा तंत्र लागू करना। अब शपथ लेते ही तारिक रहमान ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर बड़ा एक्शन लिया है। जो भी इन हमले के जिम्मेदार रहे हैं उन पर सबसे तगड़ा एक्शन तेज कर दिया है। पिछले 18 महीने से नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा चैलेंज बांग्लादेश का था, क्योंकि वहां पर हिंदू विरोधी कट्टरपंथी हावी हो चुके थे। लेकिन मोदी की यही खास बात है, चैलेंज कैसा भी हो वो हार नहीं मानते, लगे रहते। आज बांग्लादेश में नई सरकार है, नया पीएम है, और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू विरोधी कट्टरपंथी जिन्होंने बांग्लादेश में गदर काट रखा था, हिंदुओं का जीना मुहाल कर रखा था, वो साइड लग चुके हैं। आज आपको बताऊंगा कि क्या बांग्लादेश में सत्ता बदलने से हिंदुओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वहां नए पीएम ने हिंदुओं को लिख के लिए आज क्या ऐलान कर दिया। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया एचडी में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक बदलावों और चुनाव के बाद भारत के प्रति बढ़ती नजदीकी ने पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मचा दी है, जहां कट्टरपंथी ताकतों को दरकिनार कर अब भारत के साथ रिश्तों को नई प्राथमिकता दी जा रही है। बांग्लादेशी नेतृत्व की ओर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि दिल्ली के बिना बांग्लादेश सांस भी नहीं ले सकता, जो न केवल दोनों देशों की आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता को दर्शाता है, बल्कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति एक नई प्रतिबद्धता भी जाहिर करता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान खुद राजनीतिक अस्थिरता, महंगाई और अंदरूनी कलह के संकट में फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने का यह फैसला पाकिस्तानी विश्लेषकों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है, जो ये साबित करता है कि दक्षिण एशिया में प्रगति का असली रास्ता भारत के सहयोग से ही मुमकिन है। आपकी राय कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना और बेल आइकन दबाओ। जय हिंद। क्योंकि आप देखिए कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग हो रही थी, उस बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही हिंदू मंत्री बनाए जा रहे हैं। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हटाए जा रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब कट्टरपंथी यूनुस ने अपने 18 महीने के राज में भारत बांग्लादेश के रिश्तों को बर्बाद करके रख देने वाले। जब मैं आपसे इस बारे में सवाल करती थी तो आप ये कहते थे कि ये बहुत क्रूशल मोमेंट होगा, ये मीटिंग बहुत क्रूशल होगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के किरदार का तायुन होना है कि पाकिस्तान का क्या रोल होगा। तो ये डेवलपमेंट तो हो गई, ये फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो कंफ्यूजन इससे पहले थी वो कंफ्यूजन अब भी बरकरार है। आपके ख्याल में ये इजलास कैसा रहा, क्या नतीजा निकला, क्या समत वाज़ेह हो गई और पाकिस्तान कहां खड़ा था? तो हम तो दरमियान में खड़े हैं, ना इधर के ना उधर के। अब हमारा मसला ये है कि हम जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते। ख्याल है इस सूरत हाल में इन्होंने जिस तरीके से साथ अभी तक कंडक्ट किया है, बड़ी एक बैलेंसिंग एक्ट है, बड़ा मुश्किल। दरअसल तारिक रहमान ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने और चुनाव के दौरान मारपीट करने वाले नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बांग्लादेश के सिराजगंज में अल्पसंख्यकों की दुकानों में तोड़फोड़ और जबरदस्ती वसूली के आरोप में बीएनपी ने 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया है। वोटरों को डराने, धमकाने समेत कई आरोपों में 2 और नेताओं को सस्पेंड किया गया है। चुनाव जीतने के बाद से तारिक रहमान की पार्टी ने पार्टी अनुशासन को लेकर कड़ा कदम उठाया है। तारिक रहमान चुनाव प्रचार के बाद से ही बांग्लादेश में नॉर्मल हालात बहाल करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने इनकी ये जो हेल्प की है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसकी वजह से उन्होंने इनकी हेल्प की है, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे इन्हीं ही की हुकूमत है और हमने इनके साथ अपने मामला ठीक रखने हैं।
थोड़े से मामलात आते हैं मुल्कों के आपस में, दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मफादात तजारत की वजह से होते हैं। देखें, कोई भी मुल्क जो है ना, वो अपने हमसाये से लड़कर फ़ायदा आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम इंडिया के साथ उस वक़्त से हमने सिंग फंसाए हुए हैं जब तक हम दोनों अलहदा हुए हैं मुल्क। अगर ये वो सूरत हाल ना होती और ये दोनों एक होते, तजारत कर रहे होते, तो आप देखें ना, वो बॉर्डर है, उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीज़ है। जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई के अंबार है यहाँ पर। नाना, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, हम देख रहे हैं, हर तरफ पढ़ भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी और कई जगह पर भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं। और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया है और या अपने शेयर्स बेच दिए, जो भी किया। बहरहाल वो पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे। क्या वजह लग रही है आपको इसकी? उनको रिटर्न नहीं मिल रहा, या सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, या कोई और तरह का उनको कोई खतरा है? क्या वजह है कि, क्योंकि इससे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरीके से बंद होना शुरू हो गई। जी आरजू, इसकी सबसे बड़ी वजह जो तवातर के साथ, पहले तो बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर इसको कैटेगराइज करें और वन बाय वन चलें। देखिए, एक तो ऑब्वियसली एक जो गिला हमेशा से रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज को या इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में, वो इन्वेस्टर में सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि कोई डोमेस्टिक, कोई इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर, वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम रही है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती, इनकंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका तसलसल भी बिल्कुल आप देखती हैं कि थोड़े वर्षे के बाद, 2-3 साल के बाद मतलब हुकूमत आती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल काम करने देते हैं। वो बड़ी अच्छी फेवरेबल टर्म्स पर काम हो रहा होता है, वो जैसे बकौल शख्स से 1 पेज पर होते हैं हुकूमत और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू होता है। और एक बहुत ही मशहूर जो स्ट्रेटजी है जो आजकल अपनाई जाती है, वो प्रोटेस्ट की स्ट्रेटजी है। अगर आप इमरान खान साहब की हुकूमत को भी देखें, जब वो आई तो बिल्कुल वो 1 पेज भी था और बहुत कुछ था, सब कुछ एक मोहब्बत वाला एक सिलसिला था, एक अफसाना था। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 1 साल ही नहीं गुजरा था तो PDM बन गई, ठीक है ना। वो उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से उसी ने आगे चलकर जो है इस हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया। उसके अब सारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उससे फिर मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो जाती है। मार्केट वैसे ही वॉलेटाइल होती है, मार्केट का वैसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, लोगों के कारोबार डिस्टर्ब होते हैं। फिर एक और चीज़ आप देखें कि आजकल जितना भी कम्युनिकेशन है उसका जो मेन मतलब ज़रिया है वो इंटरनेट है ना। सारी देखें, अगर आपको याद होगा अरब स्प्रिंग जब हुआ था तो उसमें, और जब ख़ास तौर पर इजिप्ट में, वो बहुत ही काफ़ी अरसा इजिप्ट का एक वो राउंड अबाउट है, बड़ा मशहूर ज़माना था जहाँ लोग कैंप्स लगाकर बैठ गए थे